चलिए आज की इस गहरी चर्चा को शुरू करते हैं। आज हमारे पास एक ऐसी सोर्स मटेरियल की स्टैक है जिसने वाकई दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया है। इस मटेरियल का नाम है इलॉन मस्क, द आर्किटेक्चर ऑफ फेलियर एंड फॉर्चून। मतलब सच बताऊं तो पढ़ने से पहले मुझे लग रहा था कि शायद ये कोई आम सी बिजनेस बायोग्राफी होगी, वही घिसी पिटी बातें कि सुबह जल्दी उठो और मेहनत करो। हाँ, आमतौर पर लोगों को यही लगता है कि एक और सक्सेस स्टोरी होगी। एग्जैक्टली लेकिन अंदर उतरते ही समझ आ गया कि ये बिल्कुल अलग लेवल की चीज है। आज का हमारा जो मेन मिशन है इस डीप डाइव में, वो ये समझना है कि दुनिया के सबसे सफल और चर्चित लोगों में से एक का दिमाग एक आम इंसान के दिमाग से कितना अलग वायरिंग के साथ काम करता है। नाकामियों से लेकर बिलियनियर बनने तक का जो सफर है, वो किस्मत नहीं है। बिल्कुल, वो किस्मत नहीं बल्कि एक पूरे का पूरा फ्रेमवर्क है। और सुनने वालों के लिए ये चर्चा सच में एक मास्टर क्लास होने वाली है। हम देखने वाले हैं कि मुश्किलों को देखने का हमारा अपना नजरिया कैसे पूरी तरह बदला जा सकता है। सही कहा। और इस सोर्स मटेरियल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सिर्फ रॉकेट साइंस, इलेक्ट्रिक गाड़ियों या बिजनेस स्ट्रैटेजीज तक सीमित नहीं है। अगर ध्यान से देखें तो इसका पूरा कनेक्शन ह्यूमन साइकोलॉजी से है। साइकोलॉजी से? हाँ, हम दुनिया को जिस चश्मे से देखते हैं, ये मटेरियल उस चश्मे को ही तोड़ने की बात करता है। हम यहाँ एक ऐसी मानसिकता, एक ऐसे माइंडसेट को डीकोड करने वाले हैं जो डर को बहुत अलग ढंग से प्रोसेस करता है। एक आम इंसान की तरह नहीं जो रिस्क से डरता है, बल्कि एक ऐसे सिस्टम की तरह जो रिस्क और फेलियर दोनों को एक अलग ही सांचे में ढालता है। ये काफी लंबा और हैरत अंगेज सफर होने वाला है आज। तो चलिए फिर सीधे पहले मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि सोर्स मटेरियल का जो पहला पॉइंट है वही सबसे बड़ा झटका देता है दिमाग को। हाँ, वही फेलियर वाली बात। बिल्कुल, फेलियर यानी नाकामी। आमतौर पर होता क्या है, अगर ऑफिस की एक मीटिंग में हमारा प्रेजेंटेशन खराब हो जाए तो लोग उसे एकदम पर्सनल इंसल्ट की तरह ले लेते हैं। एक इमोशनल ब्रेकडाउन सा हो जाता है, लगता है कि बस करियर खत्म, दुनिया खत्म। ईगो हर्ट हो जाती है। सही बात। लेकिन इस मटेरियल के हिसाब से मस्क के लिए फेलियर जैसी कोई चीज आहत करने वाली होती ही नहीं है। लिखा है कि फेलियर सिर्फ डेटा है। पर ऑनेस्टली मैं सोच रहा था, एक रॉकेट का हवा में फट जाना और करोड़ों डॉलर्स का नुकसान होना, इसको कोई बिना इमोशन के सिर्फ डेटा कैसे मान सकता है? ये थोड़ा रोबोटिक नहीं लगता सुनने में? देखिए, सुनने में रोबोटिक जरूर लगता है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल असर बहुत गहरा है। होता क्या है कि आमतौर पर लोगों का दिमाग फेलियर को उनकी खुद की सेल्फ वर्थ यानी आत्मसम्मान से जोड़ देता है। हम लोग सोचते हैं कि मेरा प्लान फेल हुआ, इसका मतलब मैं ही फेल हूं, मैं ही नाकाबिल हूं। हाँ, हम उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन इस फ्रेमवर्क में हर फेलियर एक फीडबैक लूप है। आप एक साइंटिस्ट की तरह सोचिए। जब एक साइंटिस्ट लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करता है और वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काम नहीं करता, तो वो जमीन पर बैठ के रोता नहीं है। वो बस देखता है कि क्या गलत हुआ। बिल्कुल, वो नोट करता है कि टेम्परेचर गलत था या केमिकल गलत था। वो वेरिएबल चेंज करता है और फिर ट्राई करता है। मस्क इसी साइंटिफिक मेथड को बिजनेस और जिंदगी पर लागू करते हैं। रॉकेट फटा, ठीक है, टेलीमेट्री डेटा चेक करो, देखो कौन सा वाल्व फेल हुआ और अगली बार उसे ठीक करो। मतलब इमोशनल ब्रेकडाउन का कोई टाइम ही नहीं है वहां। है ही नहीं। ये इमोशनल डिटैचमेंट ही उन्हें आगे बढ़ने की वो रफ्तार देता है जो आम लोगों के पास नहीं होती, क्योंकि आम लोग तो अपने आंसू पोंछने में ही महीनों लगा देते हैं। ये फीडबैक लूप वाली बात सच में ध्यान देने लायक है, क्योंकि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी फेल होते हैं तो हम उस डेटा पॉइंट को देखने के बजाय अपनी ईगो और एम्बैरेसमेंट में उलझ जाते हैं, और शायद यही डर हमें रिस्क लेने से रोकता है। सोर्स मटेरियल का एक और बहुत दिलचस्प हिस्सा इसी बारे में है। उसमें पॉइंट नंबर 5 पर लिखा है कि आमतौर पर लोगों का माइंडसेट मिडिल क्लास सेफ्टी वाला होता है। वही सिक्योर जॉब और सेविंग्स वाला माइंडसेट। हाँ, मतलब एक सिक्योर जॉब हो, एफडी हो, थोड़ा पैसा बचा रहे हैं, रेपुटेशन बनी रहे और मेंटल पीस ना बिगड़े। हाँ, हम सब एक सुरक्षित बबल में जीना चाहते हैं। लेकिन इस डीप डाइव के मुताबिक यहाँ गेम बिल्कुल ऑपोजिट है। पैसा, रेपुटेशन, मेंटल पीस, सब कुछ रिस्क पर लगाने की आदत है। सही कहा। और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है समझने के लिए। आखिर सेफ्टी और रिस्क की असली परिभाषा है क्या? हम जैसे सेफ्टी समझते हैं एक आरामदायक नौकरी, बचा हुआ पैसा, दरअसल वो लंबे समय में स्टैग्नेशन लाता है। कुछ नया ना सीखना, वहीं रुके रहना असली खतरा है। स्टैग्नेशन। हाँ। अगर मस्क की लाइफ को हम एनालाइज करें तो उनके लिए सबसे बड़ा रिस्क कुछ ना करना है।
सोर्स मटेरियल में एक बड़ी अच्छी बात हाईलाइट की गई है। जब उन्होंने अपनी पिछली कंपनी पेपाल बेची थी तो उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले थे। एक आम इंसान क्या करता? मैं तो सच बताऊं, एक आइलैंड खरीदता और आराम की जिंदगी गुजारता। वही तो, हर कोई यही सोचता। लेकिन उन्होंने अपना सारा पैसा नई और बेहद रिस्की इंडस्ट्रीज में डाल दिया, स्पेस और इलेक्ट्रिक कार्स। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया जब उनके पास रेंट देने के पैसे नहीं बचे थे। मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने के बाद रेंट के पैसे नहीं थे? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उनका कैलकुलेशन अलग है। अगर बड़ा बदलाव लाना है तो इस मिडिल क्लास सेफ्टी वाले डर को कि मेरा क्या होगा, इसको पूरी तरह दिमाग से निकालना पड़ता है। लेकिन देखिए, इस लेवल का रिस्क लेने का एक साइड इफेक्ट भी तो होता है, पब्लिक क्रिटिसिज्म। जब आप इतने बड़े स्केल पर पब्लिक में बार बार फेल होते हैं तो दुनिया तमाशा देखती है, लोग मजाक उड़ाते हैं। आजकल के इंटरनेट के जमाने में एक छोटा सा नेगेटिव कमेंट हमारा पूरा दिन खराब कर देता है। ट्रोल्स और मीम्स। हाँ, हॉस्टाइल मीडिया, ट्रोल्स, मीम्स, ये सब ईगो पर बहुत बड़ी चोट करते हैं। पर सोर्स मटेरियल कहता है कि मस्क ओपनली इन नाकामियों को एक्सेप्ट करते हैं। ट्रोल्स और मीम्स का उन पर कोई असर नहीं होता। आखिर कोई इंसान इस लेवल के पब्लिक क्रिटिसिज्म से आजाद कैसे हो सकता है? इसका सीधा सा जवाब मटेरियल में एक ही लाइन में दिया गया है। जब ईगो से बड़ा आपका एग्जीक्यूशन हो जाता है। लोग आलोचना या क्रिटिसिज्म से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचेगी। हमारी पूरी पहचान इस बात पर टिकी होती है कि पड़ोसी या सोसाइटी हमें सक्सेसफुल मानती है या नहीं। सही बात है। लेकिन जब आपका लक्ष्य इतना बड़ा हो कि उसके सामने एक इंसान की खुद की छवि यानी खुद की इमेज बहुत छोटी लगने लगे, तब ट्रोल होना मायने नहीं रखता। ये प्रैग्मेटिज्म है। उनका पूरा फोकस सिर्फ रिजल्ट लाने पर है। तो मतलब ईगो साइड में और सिर्फ एग्जीक्यूशन पर ध्यान। बिल्कुल। अगर पब्लिक मजाक उड़ाए को उड़ाए, जब उनका नया प्रोडक्ट फेल होता है या स्टेज पर किसी गाड़ी का शीशा टूट जाता है, तो वो भी उसे ह्यूमर में बदल देते हैं। क्योंकि एंड गोल सोसाइटी से तालियां बजवाना नहीं है, एंड गोल उस टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुल बनाना है। कमाल की बात है। आम इंसान की ईगो और इस बिलियनियर माइंडसेट की ईगो में यही सबसे बड़ा अंतर दिख रहा है मुझे। चलिए अब उस सेक्शन की तरफ मुड़ते हैं जो सच में प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक नया ही नजरिया देता है। जब मैंने ये हिस्सा पढ़ा तो लगा कि ये सोचने का तरीका तो किसी पर भी लागू हो सकता है। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेमवर्क। जब पूरी दुनिया किसी काम को इम्पॉसिबल या असंभव कहती है तो सोर्स के मुताबिक मस्क का पहला सवाल होता है कि व्हाई नॉट? फिजिक्स के हिसाब से क्यों इम्पॉसिबल है? ये बड़ा अजीब सवाल लगता है पहली बार सुनने में। अजीब लगता है क्योंकि हम उस तरह से सोचने के आदी नहीं हैं। आमतौर पर दुनिया चीजों को असंभव इसलिए मान लेती है क्योंकि हमेशा से ऐसा ही होता आया है या आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। हम पूरी जिंदगी अजम्पशंस यानी बनी बनाई सोच के आधार पर निकाल देते हैं। हम बस रूल्स फॉलो करते हैं। सही। लेकिन जब सवाल आता है कि फिजिक्स के हिसाब से क्यों इम्पॉसिबल है, तो इसका मतलब है कि सारी ह्यूमन अजम्पशंस को साइड में रख दो और सीधे यूनिवर्सल ट्रूथ की तरफ देखो। फिजिक्स के नियम जैसे ग्रेविटी क्या है, थर्मोडायनामिक्स कैसे काम करती है, ये नियम किसी की ईगो, किसी इंसान के डर या मार्केट के ट्रेंड से नहीं बदलते। वो तो फिक्स्ड है। एग्जैक्टली। अगर कोई काम फिजिक्स के नियमों के खिलाफ नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो असंभव नहीं है, वो सिर्फ मुश्किल है या अभी तक उसकी सही इंजीनियरिंग नहीं ढूंढी गई है। ये व्हाई नॉट वाली सोच पूरे प्रॉब्लम को एक नए आयाम से देखने पर मजबूर कर देती है। और इसी सोच से एक बहुत ही भारी और टेक्निकल सा टर्म निकल कर आता है जो इस मटेरियल में बार बार हाईलाइट हुआ है, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। फर्स्ट प्रिंसिपल्स, हाँ। अब एक आम रीडर जब ये टर्म पढ़ता है तो लगता है किसी फिजिक्स के टेक्स्ट बुक का लंबा चौड़ा चैप्टर है। आखिर ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग प्रैक्टिकल लाइफ में होती क्या है? सोर्स में स्पेसएक्स और रॉकेट बनाने की कॉस्ट का एक उदाहरण दिया गया है। मैं चाहूंगी कि आप उसे जरा आसान भाषा में समझाइए। जरूर। इसे एक एनालॉजी के साथ समझते हैं। आमतौर पर लोग दूसरों को देखकर कॉपी करते हैं। जैसे अगर मैं एक शेफ हूं तो मैं किसी दूसरे की रेसिपी देखूंगी और उसमें थोड़ा सा नमक या मिर्च बदलकर अपनी नई डिश बना लूंगी। ये पुरानी चीज को मॉडिफाई करना हुआ। पिछली बार रॉकेट $65 मिलियन का बना था तो अगली बार थोड़ा नेगोशिएट करके 60 मिलियन का बन जाएगा। हाँ, जनरली हम ऐसे ही कॉस्ट कटिंग करते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग का मतलब है पूरी बनी बनाई चीज को तोड़ देना जब तक कि उसके सबसे छोटे बुनियादी सच सामने ना आ जाएं। जब मस्क ने स्पेसएक्स शुरू की तो रॉकेट्स बहुत महंगे थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं किसी और से रॉकेट थोड़ा सस्ता कैसे खरीदूं। उन्होंने पूछा
रॉकेट आखिर बनता किस चीज से है? उसके रॉ मटेरियल्स क्या हैं? बिल्कुल। जवाब मिला कि एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम, थोड़ा सा टाइटेनियम, कॉपर और कार्बन फाइबर। फिर उन्होंने पूछा, अगर मैं इन रॉ मटेरियल्स को सीधे मार्केट से खरीदूं तो कितना खर्चा आएगा? तब जो डेटा निकल कर आया उसने सबको हैरान कर दिया। क्या था डेटा? मटेरियल्स की कीमत एक बने बनाए रॉकेट की कॉस्ट का लगभग सिर्फ 2% यानी 2% होती है। बाकी का 98% पैसा सिर्फ प्रोसेस, मिडलमैन और पुराने मैन्युफैक्चरिंग तरीकों में जा रहा था। सिर्फ 2%? ये तो वाकई हैरान करने वाला नंबर है ना? इसीलिए उन्होंने खुद की फैक्ट्री लगाई और ईंट से ईंट जोड़कर रॉकेट खुद बनाया। किसी भी समस्या की जड़ तक जाना और वहां से सोल्यूशन बिल्ड करना, यही फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग है। ये अप्रोच कोई भी आम इंसान अपने करियर या बिजनेस में लगा सकता है। एकदम पॉइंट पर। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा ना डेविल्स एडवोकेट प्ले करना चाहूँगा। अगर कोई इंसान पूरी दुनिया को इस नए तरीके से देखता है, फिजिक्स के आधार पर सब तोड़-तोड़ कर समझता है और दुनिया की बनी बनाई सोच को गलत साबित कर रहा है, तो क्या ऐसी सोच एक इंसान को जिद्दी या अहंकारी नहीं बना देगी? ऐसे इंसान को तो लगता होगा कि सिर्फ वही सही है और बाकी सब बेवकूफ़ हैं। आपका सवाल बिल्कुल लाजमी है। किसी को भी लग सकता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स यूज करने वाला डिक्टेटर बन जाएगा, लेकिन असल में यहाँ पॉइंट नंबर 10 आता है। एक फ्लेक्सिबल ईगो काम करती है। इस माइंडसेट का एक बड़ा हिस्सा है ये मान लेना कि मैं भी गलत हो सकता हूँ। अच्छा, इतना बड़ा विजनरी और खुद को गलत मान ले। मस्क अपनी टीम को खुद को चैलेंज करने की पूरी आज़ादी देते हैं। जब आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ सबसे सही और सटीक सल्यूशन ढूंढने पर होता है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सल्यूशन आपके खुद के दिमाग से निकला है या फिर किसी जूनियर इंजीनियर या एक नए इंटर्न के दिमाग से। सॉल्यूशन काम करना चाहिए बस। एग्जैक्टली। अपना डिसीजन चेंज करने को या नई इन्फॉर्मेशन मिलने पर खुद को गलत मान लेने को वो वीकनेस नहीं मानते, बल्कि नए डेटा के हिसाब से अपने दिमाग को अपडेट करना एक बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटी है। जब टीम देखती है कि बॉस खुद को करेक्ट करने के लिए तैयार है, तो वो लोग भी बिना डर के नए और बोल्ड आइडियाज टेबल पर लाते हैं। ये लगातार इम्प्रूवमेंट का एक कल्चर बनाता है। तो हमने फेलियर्स को डेटा की तरह देख लिया, रिस्क्स ले लिए और फर्स्ट प्रिंसिपल्स को भी तोड़-तोड़ कर समझ लिया। लेकिन इन सब चीज़ों को ज़मीन पर उतारने के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए एक और चीज़ की सख्त ज़रूरत होती है, मोटिवेशन। और यहाँ पे हमारे इस सोर्स मटेरियल का पॉइंट नंबर 8 आता है, मिशन इज ग्रेटर देन मनी। आमतौर पर जब हम किसी बिलियनियर को देखते हैं तो यही लगता है ना कि इनका हर फैसला बैंक बैलेंस देखकर होता होगा, पैसा इनका भगवान है। लेकिन यहाँ स्टोरी बिल्कुल उल्टी दिखाई गई है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। पैसे को लक्ष्य मानना असल में एक छोटी सोच है जो जल्दी संतुष्टि ले आती है। सोचिए, अगर आपका लक्ष्य सिर्फ अमीर बनना है और एक बार आपके पास $1 बिलियन आ गए, उसके बाद क्या? आपका मोटिवेशन तो वहीं खत्म हो जाएगा। फिर लोग यॉट खरीदते हैं और वेकेशंस पर चले जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस मटेरियल के हिसाब से मस्क के लिए पैसा सिर्फ एक साइड इफेक्ट है, बाय प्रोडक्ट है। उनका कोर ड्राइवर, उनका सबसे बड़ा लक्ष्य ह्यूमैनिटी को यानी इंसानियत को फ्यूचर प्रूफ करना है, चाहे धरती को क्लीन एनर्जी पर लाना हो या मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाना हो। मिशन इतना बड़ा है, इसलिए उन्हें लगातार आगे बढ़ने का ईंधन मिलता रहता है। पैसे से उन्हें प्यार नहीं है, पैसा सिर्फ एक टूल है, एक साधन है, ताकि वो अपने इन बड़े और महंगे मिशंस को फंड कर सकें। और इसी मिशन के चक्कर में उनका जो वर्क एथिक है, उसकी तो हमें इस डीप डाइव में स्पेसिफिकली चर्चा करनी ही पड़ेगी। इस मटेरियल में बात की गई है लॉन्ग टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन की। हम आम लोगों की बात करें तो हम फ्राइडे इवनिंग आते आते थक जाते हैं, हमें वीकेंड चाहिए, वेकेशन चाहिए। हम चाहते हैं कि आज मेहनत की है तो बस कल प्रमोशन मिल जाए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हाँ, लेकिन इनका विजन किसी भी प्रोजेक्ट के लिए 5 से 10 साल आगे का होता है और उस लंबे सफर के शुरुआती सालों में सिर्फ और सिर्फ परेशानी और नाकामी होती है। बिल्कुल। और उस 10 साल के होराइजन को पूरा करने के लिए उनका जो डेली रूटीन है, वो तो एक आम इंसान की सोच से बिल्कुल ही बाहर है। सोर्स मटेरियल में साफ लिखा है कि वो 80 से 100 घंटे हर हफ्ते काम करना नॉर्मल मानते हैं। एक आम ऑफिस वर्कर शायद 40 घंटे काम करता है और उसमें ही बर्नआउट फील करने लगता है। 80 से 100 घंटे तो सोचकर ही डर लगता है। और इतना ही नहीं, इन्होंने लिटरली फैक्ट्री के फ्लोर पर मशीन्स के बीच सोकर रातें गुजारी हैं ताकि उनकी टीम उन्हें वहां हर वक्त काम करते देख सके। अब सवाल ये है कि कोई इतनी मेहनत कैसे कर सकता है बिना थके? जवाब वही है, मिशन। वर्क लाइफ बैलेंस जैसी चीज उनके शब्दकोश में नहीं है। जब लगता है कि दुनिया बचा रहे हैं
तो बैलेंस कहाँ याद रहेगा? सही बात। इंसान का दिमाग हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत मिलने वाले आराम और फायदे की तरफ भागता है, लेकिन मस्क का दिमाग इस प्रिमिटिव आम सोच को पूरी तरह ओवरकम कर चुका है। शॉर्ट टर्म कंफर्ट को विलिंगली पूरी खुशी से कुर्बान करना ही उनके लॉन्ग टर्म गेन की चाबी है। लेकिन इस सब में जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है, जो मेरे लिए पूरे मटेरियल का सबसे बड़ा आहा मोमेंट था, वो है उनकी लर्निंग स्पीड ऑब्सेशन। ओ हाँ, पॉइंट नंबर 9। जब हमने स्पेस की बात की तो ध्यान आता है कि उनके पास तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग की कोई फॉर्मल डिग्री थी ही नहीं। जब एआई या एनर्जी की बात आती है तब भी उनके पास कोई यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग नहीं थी। तो आखिर बिना डिग्री के कोई रॉकेट्स कैसे बना सकता है? ये मेरी समझ से बाहर था। ये ना ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हम बचपन से सिखाए जाते हैं कि बिना डिग्री के ज्ञान का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन उनका माइंडसेट दिखाता है कि इंफॉर्मेशन और ज्ञान अब दुनिया में सबके लिए ओपनली उपलब्ध है। उन्होंने रॉकेट साइंस सीखने के लिए यूनिवर्सिटी की कोई सीट नहीं ढूंढी। तो फिर उन्होंने सीखा कैसे? उन्होंने रॉकेट प्रोपल्शंस की पुरानी टेक्स्ट बुक्स खरीदी और उन्हें वर्ड बाय वर्ड पढ़ा। वो इंडस्ट्री के बेस्ट इंजीनियर्स को हायर करते थे और उन्हें तब तक सवालों से परेशान करते थे जब तक कि उन्हें पूरा कॉन्सेप्ट शुरू से आखिर तक समझ नहीं आ जाता। मतलब डायरेक्ट सोर्स से पढ़ाई? बिल्कुल। इस मटेरियल के मुताबिक वो डिग्री को कोई खास अहमियत नहीं देते। वो इंसान की लर्निंग वेलोसिटी को देखते हैं, यानी किसी नई बिल्कुल अनजान चीज को समझने और सीखने की रफ्तार क्या है। अगर एक इंसान की सीखने की रफ्तार तेज है और इसके पास वही फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग वाला टूल है, तो वो कुछ ही महीनों में किसी फील्ड का उतना ज्ञान हासिल कर सकता है जितना दूसरे लोग सालों की डिग्री में रोते रोते करते हैं। उन्होंने खुद को एक ऐसी सीखने की मशीन में बदल लिया है जो सिर्फ काम की फैक्ट बेस्ड जानकारी को जज्ब करती है और बाकी शोर को हटा देती है। वाह, क्या जबरदस्त चर्चा रही है। अगर मैं इस पूरे डीप डाइव के अलग अलग हिस्सों को एक धागे में पिरोना चाहूं तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। एक ऐसा दिमाग जो नाकामी या फेलियर को अपनी ईगो पर नहीं लेता, बल्कि सिर्फ एक डेटा पॉइंट और फीडबैक लूप मानता है। जो आम लोगों की मिडिल क्लास सेफ्टी की तलाश को छोड़कर एक कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, जिसके लिए किसी काम का असंभव होना केवल एक ह्यूमन असम्पशन है, क्योंकि आखिर में सब कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल्स और फिजिक्स पर आकर रुकता है। पैसे की जगह मिशन सबसे ऊपर है और उस मिशन के लिए हर हफ्ते 100 घंटे की मेहनत और फैक्ट्री फ्लोर पर सोना मंजूर है। और सबसे खास, नई चीजें सीखने की वो रफ्तार जो किसी डिग्री की मोहताज नहीं है। लेकिन जब वो नई चीज सीखते हैं और उन्हें लगता है कि सामने वाला उनसे बेहतर जानता है, तो वो मैं गलत हो सकता हूं कहने से भी पीछे नहीं हटते। एकदम सही समरी पेश की है आपने। और सुनने वालों के लिए सबसे बड़ा टेक अवे यानी सबसे बड़ा सबक ये है कि इन फ्रेमवर्क्स को यूज करने के लिए आपको बिलियनर बनने की या मार्स पर जाने की जरूरत नहीं है। हम सब इस माइंडसेट को अपनी आम जिंदगी में उतार सकते हैं। किसी नए सॉफ्टवेयर को सीखना हो तो डिग्री या कोर्स का इंतजार क्यों करना? खुद से टेक्स्ट बुक्स या इंटरनेट से क्यों नहीं सीखना? सही बात है। अपने छोटे से स्टार्टअप या ऑफिस प्रोजेक्ट में फेल होने पर रोने के बजाय बस ये देखना कि डेटा कहाँ गलत था। एग्जैक्टली। ये छोटी छोटी बातें एक आम इंसान के करियर को पूरी तरह बदल सकती हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स और फीडबैक लूप्स आम लोगों के दिमाग को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। वाह, क्या कमाल की बात कही है आपने। इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले हम सुनने वालों के दिमाग में एक खुली और सोचने पर मजबूर करने वाली बात छोड़कर जाना चाहते हैं। इस पूरे विश्लेषणों को सुनने के बाद आज एक आईना अपने सामने रखिए और सोचिए। सोचने वाली बात। अगर हम अपनी जिंदगी में आने वाले हर छोटे फेलियर को, चाहे वो रिश्तों में हो या करियर में, अपनी ईगो पर लेने के बजाय सिर्फ एक डेटा पॉइंट मान लें, तो हमारे आगे बढ़ने की स्पीड कितनी बढ़ जाएगी। आखिरी बार जब आपका कोई प्लान फेल हुआ था, तो क्या आप सच में उस नाकामी से कुछ नया सीख रहे थे? क्या आप उस फीडबैक लूप को यूज कर रहे थे, या सिर्फ दुनिया के सामने खुद को सही साबित करने और अपनी ईगो बचाने में लगे थे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। बिल्कुल। एक बार इस सवाल की गहराई में जरूर उतरिएगा। इसका जवाब शायद आगे की जिंदगी का पूरा नजरिया बदल दे। आज की इस गहरी चर्चा, इस डीप डाइव में बस इतना ही। अगली बार हम एक और नए, बेहतरीन और दिमाग खोल देने वाले टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए नए डेटा पॉइंट्स जमा करते रहिए और लगातार सीखते रहिए।